जैसा कि आप सभी को पता है, हिस्ट्री मेजर 3 में अलाउद्दीन खिलजी का 3 टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस में दे चुका है। और उसमें से पहला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, साम्राज्यवाद यानी अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवाद के बारे में वर्णन करें। और नेक्स्ट जो टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करने, यानी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, किस तरीके से इनके राजपाट में प्रशासन की व्यवस्था थी, कहाँ पर किन के पद थे, किस तरीके से इन्होंने सारी प्रशासन व्यवस्था को लागू किया था, वही यहाँ पर आपको पढ़ना है और आंसर में लिखना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग थोड़ा सा परिचय लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक इसका काल रहा, शासनकाल। यानी अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के एक प्रमुख शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, यानी बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जो उनकी शक्ति और साम्राज्य को बनाए रखने में सहायक थी। यानी इन्होंने इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, रखी थी, जिससे इनके साम्राज्य को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य पहलू निम्नलिखित है। पहला पॉइंट्स क्या आपका, केंद्रीय प्रशासन। इनका जो केंद्रीय प्रशासन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस प्रकार से था इसको देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में केंद्रीयकरण को प्राथमिकता दी। इस लाइन का मतलब है सारी शक्ति राजा के पास होनी चाहिए, केंद्र के पास ही होनी चाहिए। यहाँ तक कि मंत्री को भी उतना छूट इन्होंने नहीं दिया था। सारा बागदौड़, सारा जो शक्ति है, हर चीज़ केंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने सभी प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों को अपने नियंत्रण में रखा। और इन्होंने जितने भी, चाहे वो प्रशासन से रिलेटेड चीज़ हो या फिर राजनीतिक निर्णय हो, वो सारा कुछ अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में ही रखा। शासन को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने कई विभाग स्थापित किए। और इनकी जो शासन व्यवस्था थी, अकेले चलाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए कई विभाग इन्होंने बनाए, जैसे कि दीवाने वजारत, ये वित्त विभाग होती थी। वित्त विभाग समझते हो ना, जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड विभाग होती है। इसके बाद देखिए दीवाने अर्श, ये सैनिक विभाग से रिलेटेड है। और दीवाने इंशा, यह संचार और प्रशासनिक व्यवस्था वाले विभाग होते हैं। प्रशासन मतलब समझिए कि ये सैन्य में ही चला जाएगा, और इसके अलावा संचार भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तीनों प्रकार के इन्होंने क्या किए थे, अलग अलग तरीके से विभाग स्थापित किए थे। मंत्री और अधिकारी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। यानी ये जो यहाँ पर विभाग है, ये अलग अलग जो विभाग यहाँ पर बनाई गई थी, इन सभी विभागों का जो पालन है ना, वो मंत्री और अधिकारी करते थे, इनके आज्ञा का पालन। और साथ ही साथ उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। और साथ ही साथ मंत्री और अधिकारियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती थी, कोई विद्रोह ना कर दे या किसी तरीके से कोई धांधली ना कर दे। उन्होंने शक्तिशाली कुलीन वर्ग को कमज़ोर कर, कुलीन वर्ग कहने का मतलब है, आप लोग फ्रांसीसी क्रांति में देखे होंगे, वहाँ के राज व्यवस्था में कई वर्गों में बांटा गया था समाज को। तो एक मजदूर वर्ग था, उसके ऊपर में क्या था, कुलीन वर्ग था, यानी राजघराने वाले जो वर्ग होंगे। तो उसी तरीके से कुलीन वर्ग को इन्होंने ज़्यादा शक्ति नहीं दी थी, इनको कमज़ोर कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो हो सकता है कि इनकी सत्ता मुसीबत में पड़ सकती है, विद्रोह हो सकता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। इसलिए इनको ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया। उनके प्रशासन में अनुशासन यानी डिसिप्लिन और संगठन का विशेष महत्व था, यानी एकजुटता, जिससे साम्राज्य में स्थिरता बनी रहे। तो ये हो गया आपका इनका केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। आगे देखिए सैन्य प्रशासन। अब सैन्य प्रशासन इनका किस तरीके से था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य प्रशासन को बेहतर करने के लिए कई सुधार किए। सैनिक व्यवस्था में इन्होंने कई सुधार किए, डेवलप किए। उन्होंने एक अस्थायी और पेशेवर सेना का निर्माण किया। फिक्स और पेशेवर, यानी उन सभी के अंदर में सेना बनने की लहक होनी चाहिए, उसके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं मजबूरी में रोज़गार के लिए सेना बन रहा हूँ, पेशे से वो सेना ही होना चाहिए, जिसमें सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। दाग, यहाँ पर ये दाग होता है, ठीक है, इस टाइप से दाग या फिर डा भी लिख सकते हो। तो ये दाग और हुलिया प्रणाली लागू की गई, जिससे सैनिकों और उनके घोड़ों की पहचान सुनिश्चित हो सके। इसका मतलब ये दाग प्रणाली क्या होती थी, इसका मतलब है कि घोड़ों में कुछ दाग लगाया जाता था चिन्हित करने के लिए कि हाँ ये शक्तिशाली घोड़े हैं, ये कमज़ोर घोड़े हैं, ये सैनिकों के लिए, युद्ध के लिए घोड़े हैं। तो इसलिए वह दाग लगाते थे। और हुलिया प्रणाली मतलब घोड़ों में क्या होता था, उनके चेहरे में कुछ पहनाया जाता था, धातु से बने कुछ औजार वगैरह, और सैनिकों को भी पहनाया जाता था, जिससे वह चिन्हित हो जाते थे कि किस लेवल के वो सैनिक और घुड़सवार है या फिर घोड़े हैं। तो ये प्रणाली इन्होंने लागू की थी। और घोड़ों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, यानी घोड़ों की रखरखाव करने के लिए, क्या हाल है अभी घोड़ों का, किस तरीके से एक युद्ध होने के बाद कितने घोड़े सही है या फिर कितने घोड़े घायल है, ये सारे चीज़ों का निरीक्षण किया जाता था, ठीक है, सर्वे किया जाता था, जांच किया जाता था।
सैनिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती थी। उन्होंने सैन्य अभियानों और सीमाओं की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में सैनिक तैनात की थी। बॉर्डर लाइन में ज़्यादा संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे, जिससे इनकी जो राज्य व्यवस्था थी वह सुरक्षित महसूस होती थी। इस व्यवस्था ने उनके साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। तो इनकी सैन्य व्यवस्था देख ली। अब आते हैं राजस्व व्यवस्था, तीसरा नंबर पॉइंट। राजस्व व्यवस्था कहने का मतलब है जहाँ पर टैक्स वगैरह जो भी चीज़ें, मतलब खजांची, राजा का जो खजाना है, जहाँ पैसे जमा होती है प्रजा की वगैरह सारा कुछ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि पर आधारित राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो कृषि पर जो भी टैक्स लगता था, जो भी मुआवजा इनको देना पड़ता था किसानों को, उन सभी व्यवस्था में जो भी गड़बड़ी थी उसे सुधारा गया। और उन्होंने अगर आपका उपज जितना भी हो जाए, किसानों की उपज, उसमें 50% कर के रूप में निर्धारित किया गया। जैसे कि मान के चलिए 100 केजी किन्नी का धान होता है तो उनमें से 50 केजी वो क्या करेंगे, राज्य को देंगे। किसानों पर जो अतिरिक्त कर थे उसको भी समाप्त कर दिया गया। भूमि का सर्वेक्षण और मापन करवाकर कराधान को निष्पक्ष बनाया गया। यानी भूमि का सर्वेक्षण किया गया, किस किसान के पास कितना ज़मीन है ये निर्धारित किया गया। और उससे क्या हुआ कि अगर किसी किसान का अगर कम ज़मीन है और उपज कम होता है, समझिए, तो उसको कम देना पड़ेगा टैक्स। ये सारी व्यवस्था उन्होंने निष्पक्ष तौर पर लागू की। कर संग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया। जो भी टैक्स दिया जाता था, जिनके द्वारा उन सभी चीज़ों को, उन सभी व्यवस्था को क्या किया गया, पारदर्शी बनाया गया। ऐसा नहीं कि कोई अधिकारी टैक्स को चोरी कर ले और सारा इल्ज़ाम किसानों पर थोप दे, तो ये सारी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने ज़मींदारों की शक्ति को कंट्रोल में रखा, सीमित किया, ताकि किसानों का शोषण ना हो। राजस्व सीधे सरकारी खजाने में जमा किया जाता था। इस नीति से सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और किसानों को भी राहत मिली। तो ये था आपका राजस्व व्यवस्था। अब आते हैं बाजार नियंत्रण नीति। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति उनकी प्रशासनिक कुशलता का प्रतीक था। जिस तरीके से इन्होंने बाजार को नियंत्रण किया था, वस्तुओं के कीमत को कंट्रोल किया था, किन वस्तुओं की कीमत को बढ़ाना है, घटाना है, ये सारी व्यवस्था में ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुशल थे। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण करने के लिए एक कठोर नीति लागू की। अनाज, कपड़ा और अन्य वस्तुओं की कीमतों को सरकार द्वारा तय किया गया और उनकी निगरानी के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया। व्यापारियों और दुकानदारों को सरकारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। यानी सरकार जिन वस्तुओं की कीमत जिस तरीके से निर्धारित करते थे, उसी कीमत में ही जो भी व्यापारी है या फिर दुकानदार है उनको बेचना पड़ता था। अपनी मर्जी से वह कोई भी दाम या फिर कुछ भी चीज़ मुहैया नहीं करवाते थे। बाजार में धोखाधड़ी रोकने के लिए कड़ी सजा दी जाती थी। इस नीति से आम जनता को सस्ती और पर्याप्त वस्तुएं उपलब्ध हो सकी और महंगाई पर भी कंट्रोल यानी नियंत्रण रखा गया। आगे आते हैं, तो ये था कौन सा, बाजार नियंत्रण नीति। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको आसान तरीका नहीं मिलेगा। 5 नंबर देखिए, इनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। अलाउद्दीन खिलजी की न्याय व्यवस्था कठोर और निष्पक्ष थी। यानी इनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो आसान नहीं थी, बहुत ही कठोर थी। और हालांकि यह निष्पक्ष थी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी के पक्ष के आधार पर ही किसी को अगर सज़ा नहीं भी होना चाहिए उसको सज़ा सुना दिया जाता था, ऐसा नहीं होता था। ये निष्पक्ष होता था। उन्होंने अपराधों को रोकने के लिए सख्त दंड नीति अपनाई। विद्रोह, चोरी और राजद्रोह जैसे अपराधों पर कठोर दंड दिया जाता था। उन्होंने कानून को धर्म से अलग रखा। यहाँ पर पॉइंट्स को समझिए। कानून को उन्होंने धर्म से अलग रखा और सभी वर्गों के लिए समान न्याय सुनिश्चित किया, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे जिस तरीके से अगर कोई भी अपराध करे उनको वैसे ही सज़ा दी जाती थी। सभी वर्गों के लिए समान न्याय सुनिश्चित थी। उलेमा और धार्मिक नेताओं को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोका गया। उलेमा का मतलब होता है मुस्लिम में, जैसे कि हिंदू में पंडित होते हैं तो मुस्लिम में भी जो मौलाना वगैरह जो होते हैं ना, जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, तो उसको उलेमा बोला जाता है। धार्मिक चीज़ों में जो ज्ञान रखते हैं, खास करके इस्लामिक धार्मिक में, तो उनको उलेमा बोला जाता है। तो उलेमा और धार्मिक नेताओं को इन सभी प्रक्रियाओं में न्याय, खास करके न्याय किनको देना है या फिर नहीं देना है, इनसे वह दूर रखते थे। यहाँ पर उनको हस्तक्षेप करने का मौका ही नहीं देते थे। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों पर निगरानी रखी जाती थी। जहाँ पर न्यायपालिका होती थी, मतलब जैसे कि जो अभी के टाइम में जो न्यायपालिका क्या है, आपका कोर्ट है, तो उस समय जहाँ पर न्यायपालिका होती थी, जो भी वहाँ पर अधिकारी होंगे, जज होंगे, वकील होंगे या जो भी चीज़ें होंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए अधिकारियों पर क्या रखी जाती थी, निगरानी रखी जाती थी। उनकी न्याय व्यवस्था का उद्देश्य साम्राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। यानी उनका जो न्याय व्यवस्था इस प्रकार से था कि मेन उद्देश्य था कि साम्राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका धार्मिक नीति। इनकी धार्मिक नीति किस प्रकार से थी,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग रखने की नीति अपनाई। यानी इनका जो है ना मानना था कि भाई राजनीति एक तरफ और धर्म एक तरफ, यानी धर्म को राजनीति में ये ऐड नहीं करते थे। उन्होंने उलमा और धार्मिक नेताओं के प्रभाव को सीमित किया। उनकी नीतियाँ जो थी वह धर्मनिरपेक्ष थी। यानी सोचिए आज के टाइम में संविधान में ये शब्द है, इस शब्द का पालन उस समय किया जाता था और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते थे। उन्होंने शासन में धर्म को आधार नहीं बनाया, धर्म के आधार पर वह शासन नहीं करते थे। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उनका ध्यान प्रशासनिक सुधार और साम्राज्य की स्थिरता पर था। लेकिन विद्रोहियों और असंतोष फैलाने वाले, असंतोष कौन फैलाते हैं? जो झूठी अफवाह फैलाते हैं, यानी किसी के बारे में गलत बातें बता देना। जैसे कि अभी के टाइम में क्या होता है, कोई झगड़ा हुआ, अचानक उस झगड़े को लंबा तीर कर बता देना, झूठ तूठ जैसे तैसे बता देना और उस कारण से झगड़ा और फैला देना, बढ़ा देना, तो उसी को बोला जाता है असंतोष फैलाने वालों। तो उस टाइम में जो भी विद्रोही थे या फिर असंतोष फैलाने वाले जो लोग थे उसके प्रति वे सख्त थे, ताकि इनके बारे में कोई गलत अवधारणा ना पाले, चाहे उनका धार्मिक आधार कुछ भी हो। इस नीति से उन्होंने प्रशासन में स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित की। ओवरऑल यहाँ पर हमको पढ़ने से क्या मिला कि ये अपने राजनीतिक राजपाट को धर्म से अलग रखते थे। धर्म एक तरफ, राजनीतिक या जो राज्य है या फिर जो जनता है वो एक तरफ, सभी धर्मों को यह बराबर नज़रिए से देखते थे। आगे देखिए, आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार किए। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया। आर्थिक व्यवस्था को सुधारना है तो वाकई में हर राज्य में, हर जिले में कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, उसको हर तरीके से लाभ देना चाहिए सरकार को। व्यापार की दृष्टि में भी प्रोत्साहन देना चाहिए और उद्योगों को भी स्थापित करना चाहिए। अनाज और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। किसानों पर अनावश्यक करों को खत्म कर दिया गया, जो भी एक्स्ट्रा टैक्स लगता था किसानों को वो सब खत्म कर दिया गया। और व्यापारियों के लिए सख्त नियम बनाए गए। यानी व्यापारी हो सकता है किसानों पर अत्याचार करते होंगे, ज़्यादा मूल्य में या फिर कम ही मूल्य में वो अनाजों को खरीदते होंगे, क्योंकि व्यापारी अलग होता है, किसान अलग होते हैं। किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में मेहनत करके डायरेक्ट वो व्यापारी के पास ही बेचते थे। व्यापारी क्या होता है कि किसानों से कम दाम में लेकर वो डबल या फिर ट्रिपल दाम में वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को या फिर जनता को बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अत्याचार है। तो व्यापारियों के लिए सख्त नियम कानून बनाया गया। इसलिए सरकारी खजाने को मजबूत करने के लिए राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया। सरकारी जो खजाना है भाई वो मजबूत होना चाहिए। यानी अभी के टाइम में जो भारत की स्थिति है, सरकारी खजाने की स्थिति आप देखिए, डॉलर बढ़ता जा रहा है और रुपया घटता जा रहा है। तो हमारे देश की जो सरकारी खजाना है ना वो पूरे तरीके से डामाडोल है, पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है देश में। खैर जो भी है, मैं समझाने के लिए सारी चीज़ें आपको बोलता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने सरकारी खजाने को मजबूत करने के लिए राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। यानी जो भी प्रक्रिया होती होगी, राजस्व व्यवस्था का मतलब हो गया कि टैक्स जमा करने का, वो सारी व्यवस्था को इन्होंने अच्छा किया। उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाया और उनकी नीतियों से आर्थिक स्थिरता आई और जनता को राहत मिली। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, निष्कर्ष। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासन व्यवस्था उनकी शक्ति, संगठन क्षमता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। यानी इसकी जो प्रशासन व्यवस्था है यह इनकी शक्ति और इनकी संगठन क्षमता और दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और इनकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत को एक बेहतर और स्थिर शासन प्रदान किया। उनकी बाजार नियंत्रण नीति और सैन्य सुधारों ने उन्हें इतिहास में एक कुशल शासक के रूप में स्थापित किया। ओवरऑल आप अपने से भी लिख सकते हो यहाँ पर निष्कर्ष, बाकी आपकी मर्जी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।